हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो के साथ हमारा एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होने वाला है, जो है केमिस्ट्री के जो सीजीएल में आए हुए 2020 और 21 में क्वेश्चंस हैं, वो उन पे हमारा फोकस रहने वाला है। और आपको पता भी है कि फिजिक्स के कंपैरिजन में जो केमिस्ट्री है उसका वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो सीजीएल में पूछे गए हैं 2020 और 2021 में। साथ ही साथ जो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था फिजिक्स के प्रीवियस ईयर में कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्लासेस में से ही मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लासेस में से ही मिलेंगे, क्योंकि क्लासेस में हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। और जो क्वेश्चंस का वेटेज कम था, जिस चैप्टर से हमें बहुत रेयरली क्वेश्चंस की उम्मीद थी, उस इसमें हमारे वो भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हमारी क्लासेस में है। साथ ही साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसकी जो हमने पीडीएफ दी थी, सब कुछ उसके अंदर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सीजीएल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एटलीस्ट डैश ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गेई थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो एल्गेई होती है, जो आपकी आप ये समझ लो कि जो आपकी शैवाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, फिक्स करनी होती है हमको एटमॉस्फेयर में। तो एल्गेई जो है, जो आपकी शैवाल है, वो कितनी, लगभग यहाँ पे जितनी भी हमारी पृथ्वी पर CO2 है, उसका कौन सा भाग शैवाल फिक्स करती है। यानी हाँ, शैवाल की वजह से ही वो भाग होता है। तो आपको मैं बता दूं, आपको यकीन नहीं होगा कि जितनी CO2 है उसका आधा भाग शैवाल यानी एल्गेई फिक्स करती है एटमॉस्फेयर में। तो पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम डैश प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवाल द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हाफ। आधी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स जो करती है वो कौन करती है, शैवाल यानी कि एल्गी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डैश इज रिड्यूसिंग द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ और एलिमिनेटिंग पॉल्यूशन। ये भी आपको वन लाइनर्स में करा दिया था कि अगर आपको पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम करना है, किसी भी चीज की तीव्रता को कम करना है, तो एक वर्ड हम यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अबेटमेंट यानी उपशमन। तो अबेटमेंट का मतलब होता है उपशमन, यानी किसी भी चीज की तीव्रता को, चाहे वो पॉल्यूशन हो, उसको कम करना। साथ ही साथ बाकी बताऊं तो एरोसोल क्या होते हैं, जो स्प्रे होते हैं, पेंट अगर आप स्प्रे वाला यूज कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ स्प्रे वाला यूज कर रहे हो, तो उसको एरोसोल बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब अवशोषण, किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर समा लेना, वो एब्जॉर्प्शन होता है। एयरेशन का मतलब होता है हवा में बिल्कुल अच्छे से पास करा देना किसी चीज को। एयर से जो है पूरा हम एयर पास कराते हैं, तो एयरेशन होता है। लेकिन इसका आंसर क्या है, अबेटमेंट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, what is the name of the compound having the formula CH3CH2OH? अब मैंने आपको केमिस्ट्री की क्लास में बताया था, जिसमें नोमेनक्लेचर समझाया था कि नाम अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद बना सकते हो। कैसे, सबसे पहले कार्बन को काउंट करो, कितने कार्बन है, 2। तो 2 का मतलब है इथ से शुरू होगा इसका नाम। OH, OH किसकी पहचान होती है, एल्कोहल की। तो ऑल लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। तो आप देख सकते हो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल होगा। बाकियों के भी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, क्योंकि PYQ करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता ये क्वेश्चन और इसका ये आंसर है। ऑप्शंस गो थ्रू जरूर कर लिया करो। कई बार जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑप्शन से बन जाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म की बात करूं तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। CHCl3 ये फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। एसिटिक एसिड जो सिरके में प्रेजेंट होता है, विनेगर में प्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है। इसके अलावा मीथेन की बात करूं तो CH4, ये होती है आपकी मीथेन गैस, जो आपकी CNG में यूज होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो CNG गैस भरवाते हैं, वो कौन सी गैस होती है, CH4 यानी मीथेन गैस होती है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस और बन गए। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन पेट्रोलियम कैन कॉज कोरोजन टू पार्ट्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड रिफाइनरीज। यानी पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है। इंजन के अंदर आपने पेट्रोल वगैरह डाला या कोई भी आपने फ्यूल डाला, तो उसमें से क्या होता है कि उसके अंदर ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं। पेट्रोल की बात करूं तो कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा। तो ये सारी चीजें हर फ्यूल में, हर ईंधन में प्रेजेंट रहते हैं।
तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो जंग लगा सकता है अंदर के पार्ट्स में, इंजन के अंदर पार्ट्स में? तो इंजन के अंदर के पार्ट्स में जो जंग लगाता है वो लगाता है सल्फर। तो पेट्रोलियम में ऐसा कौन सी चीज है जो जंग लगा सकती है अंदर के पार्ट्स में? सल्फर है। तो पेट्रोलियम के अंदर सल्फर है जो अंदर इंटरनल पार्ट्स में कोरोजन का रीजन बनती है। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक इज, आर्सेनिक का केमिकल सिंबल बताना है। तो आर्सेनिक का जो केमिकल सिंबल है वो है AS, आर्सेनिक का AS। इसके अलावा AR होता है आर्गन, AC होता है एक्टीनियम, और AS आपको बता दिया है AN किसी का सिंबल नहीं होता। तो AS होता है आर्सेनिक का सिंबल। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड्स? ये केमिस्ट्री की मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और उनका क्लासिफिकेशन समझाया। मोनोसेक्राइड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, देखो होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर ना ये रिंग्स होती हैं, ऐसी रिंग्स होती हैं, ठीक है, और इनमें ना OH लगा हुआ होता है, तो बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। तो मोनोसेक्राइड वो होगा जिसमें ऐसी सिर्फ एक रिंग होगी। उसके बाद आते हैं ओलिगोसेक्राइड, जिसमें ऐसी 2 से लेकर 10 तक की रिंग होगी। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनमें ऐसी रिंग होगी केवल एक। जो आपके होते हैं ओलिगोसेक्राइड्स, आपको अगर ये टॉपिक पे प्रॉब्लम है, आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें 2 से लेकर 10 रिंग्स होती हैं। इसके बाद आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर 10 से ज्यादा होंगे। तो आप ये देख सकते हो 10 से ज्यादा ऐसी रिंग होंगी। इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको याद कराए थे। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये होते हैं आपके मोनोसेक्राइड के। ओलिगोसेक्राइड के वो हैं जो आप खाते हो, जैसे शुगर, लैक्टोज जो दूध में होती है। पॉलीसेक्राइड्स के और बड़े बड़े एग्जाम्पल है, स्टार्च, मांड जिसको बोलते हैं, सेलुलोज जिससे कागज बनता है, वो कपड़ा जिससे बनता है, तो ये है। तो मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रक्टोज बिल्कुल है, सुक्रोज नहीं है, सुक्रोज जो है वो ओलिगोसेक्राइड है, स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, और ग्लूकोज है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है, यानी बोथ A एंड D। तो इसका आंसर ये हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ, एलोट्रॉप का मतलब क्या है, अपरूप, यानी जब कोई एक एलिमेंट, एक तत्व कई सारी तरीके से एग्जिस्ट करता हो। जैसे ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, किससे बना है, ऑक्सीजन से बना है ना। ऑक्सीजन और किस तरीके से प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस भी रहती है। तो ऑक्सीजन 2 तरीकों से रह सकती है। तो किसका एलोट्रॉप है, किसका अपरूप है, ये ऑक्सीजन का अपरूप है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूरिया, अ कॉमनली यूज नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड। आपको मैं बता दूं यूरिया क्या होता है, एक उर्वरक होता है, ठीक है, एक उर्वरक होता है, एक फर्टिलाइजर होता है जो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। जो उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी की कि प्लांट्स अच्छे हो गए, उसको बढ़ाता है। तो यूरिया के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, जैसे ये अच्छा कर देगा सॉइल को, लेकिन कुछ टाइम के लिए, उसके बाद सॉइल बहुत खराब हो जाएगी। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन ये बनता किस किस चीज से है, आपको मैं बता दूं, जितने फर्टिलाइजर्स होते हैं नॉर्मली वो काम करते हैं NPK, ठीक है, पीके मूवी आई थी ना, वहां से याद रखो NPK। NPK ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऐसी चीजें हैं जो मिट्टी को चाहिए ही चाहिए। तो नॉर्मली जो यूरिया काम करता है वो करता है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन से बना हुआ फर्टिलाइजर है, जो कब बनता है, जितने भी फर्टिलाइजर बनते हैं ना वो सारे नाइट्रोजन के अगर बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड यूज होता है वो हम करते हैं अमोनिया। तो यूरिया बनता है जब आप एमोनिया गैस में, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, आप क्या मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दो, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, ऐसे याद रखो। तो आपको अमोनिया के साथ क्या मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलानी है, तब बनेगा आपका यूरिया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, डैश रेफर्स टू एन एनवायरमेंट इन विच ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल। ये बायोलॉजी में भी आ सकता है, केमिस्ट्री में भी आ सकता है। ऐसा वातावरण जिसके अंदर ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो, उसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने बायोलॉजी की क्लास की है, रेस्पिरेशन सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली करी है, उसमें मैंने बताया था कि 2 तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एयरोबिक और एनारोबिक, ऑक्सीजन वाली और एक अनऑक्सीजन वाली। तो ये कौन सी है, ये ऑक्सीजन है, यानी वायवीय
ऐसा वातावरण जहां ऑक्सीजन होगा उसे एयरोबिक या फिर वायवीय बोलते हैं। इसके अलावा जो अनारोबिक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ऐसे वातावरण को क्या बोलते हैं जब बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं हो, तो आप क्या बोलोगे, एनारोबिक या फिर अवायवीय। इसके अलावा एसिडिफिकेशन का मतलब आपको पता है, एसिड से रिएक्शन करानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल इज शोन बाय द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ, यानी मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी चीज अगर एसिड है, एक अम्ल है, तो वो किस कारण से एसिड यानी अम्ल होती है। मैंने आपको क्लास में समझा रखा है। कोई भी चीज अगर पानी है, आपको उसे एसिड बनाना है, बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, कुछ नहीं करना, उसमें हाइड्रोजन आयन डाल दो, जहां पे ये H+ मिल जाएगा वो हो जाएगी एसिड, जहां पे आपको OH नेगेटिव मिल जाएगा वहां हो जाएगा बेस यानी क्षार। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मिट्टी जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी शो कर रही है, एक अम्लीय प्रॉपर्टी शो कर रही है, किसकी वजह से कर रही होगी, H+ आयन की वजह से, यानी हाइड्रोजन की वजह से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। चलिए, dash is defined as the temperature to which air would have to cool at constant pressure and water vapor content in order to reach saturation, यानी मिट्टी सॉरी ये जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हवा है, उसे किस लेवल तक ठंडा करो कि उसके अंदर जो पानी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पानी की भाप को ठंडा करोगे पानी में बदल जाएगा ना। यही क्वेश्चन है कि आप उसको किस लेवल तक ठंडा करो हवा को कि जो उसके अंदर का जो पानी है, वाटर वेपर है, वो पानी में कन्वर्ट हो जाए, और मैक्सिमम जितना कन्वर्ट हो सकता है। हवा में ना लिमिट होती है कि इतना ही पानी रहेगा, इसके ऊपर पानी रह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि अगर इससे ऊपर पानी रहेगा तो वो बारिश ही हो जाएगी, आप भीग जाओगे। तो हवा में कितना नमी रह सकती है उसकी लिमिट है, और इस लिमिट को, जिस लिमिट तक हम उसको ठंडा करके उस लिमिट तक पहुंचा सकते हैं, उसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी ओस बन जाती है। ओस क्या होती है, आप अगर सर्दियों में जा रहे हो तो मुंह गीला हो जाता है हल्का हल्का अगर आप थोड़ा बहुत चलोगे, क्यों, क्योंकि हवा में क्या है, वाटर वेपर्स हैं, जो आप जब टच करते हैं तो गीले हो जाते हैं। तो डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्ति तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा। संतृप्ति का मतलब जितनी लिमिट है वो लिमिट रीच कर ले, जितना उसमें पानी आ सकता है वो उसको रीच कर ले, तो वहां तक उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी उषांक ताप। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, इनमें से किसका जो है युग्म बिल्कुल सही है। फ्लोराइड, जी नहीं, फ्लोराइड का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, फ्लोराइड का होता है F नेगेटिव। एमोनिया, ये बिल्कुल गलत है, एमोनिया का होता है NH3, ठीक है, एमोनिया गैस। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का होता है Br नेगेटिव। साइनाइड, साइनाइड को Cn नेगेटिव ही होता है, तो यही सही युग्म है, तो इसी के ऊपर करेक्ट आंसर आएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डैश इज द मेजर ऑफ रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ अ लिक्विड, एक तरल की सापेक्ष स्पष्टता का क्या माप है। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता तो कॉमन सेंस हमें लगानी है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर ना जरूरी नहीं आपने वो पढ़ रखा हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, तुक्के नहीं मारने हैं, बट ऑप्शंस इतने इजी होते हैं कि पता लग जाता है। अगर क्लैरिटी चाहिए आपको किसी भी चीज में तो ऑब्वियसली बात है कैसे कर सकते हो, कंपोस्टिंग। एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये वाली जो चीज मैं बता रही हूँ ये तभी करना अगर आपके पास टाइम हो तो। कई बार स्पेशली साइंस में ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन अगर आप हिंदी में करोगे ना, एलिमिनेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, पता लग जाता है ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे आपको ये बताना है कि पानी कितना साफ होगा, कोई भी लिक्विड कितना साफ होगा, कैसे बताओगे, खाद खत्म, कंपोस्टिंग खत्म। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कोई वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है, ये खत्म। रिडक्शन का मतलब कमी, ये खत्म। टर्बिडिटी यानी गंदगी, गंदगी से पता लगेगा ना कितना पानी साफ और कितना साफ नहीं है, तो ये इसका आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फेरम इज द लैटिन नेम ऑफ, फेरम होता है Fe, ठीक है, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल होता है आपका आयरन का। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका आयरन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ ही इनके भी सिंबल देख लीजिए। निकेल का जो सिंबल है वो है Ni, जस्ता यानी जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है Zn,
और कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu। तो ये इनके सिंबल्स हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नाइट्रोजन इज अ डैश एलिमेंट, नाइट्रोजन एक कैसा तत्व है। तो इन ये सब ना डिपेंड करते हैं फॉर्मूले पे, और इतने क्वेश्चंस कर लोगे आप, इतने क्वेश्चंस कर लोगे केमिस्ट्री के, क्योंकि इन वीडियोस के बाद, प्रीवियस ईयर के बाद हम प्रैक्टिस सेशंस जो लाने वाले हैं उनमें इतने क्वेश्चंस कर लोगे कि लास्ट तक आते आते आपको फॉर्मूले लर्न ही हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका फॉर्मूला होता है N2। 2 एटम है ना इसके अंदर, 2 परमाणु है, टेट्रा एटॉमिक नहीं है। पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब होता है जब 3-4 से ज्यादा एटम्स हो, कई सारे एटम्स हो, ये नहीं है। मोनो एटॉमिक ये नहीं है। डाई एटॉमिक, द्विपरमाणविक, यानी 2 परमाणु है, तो डाई एटॉमिक इसका आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डैश ऑक्सीजन एटम्स। आप देख रहे हो ओजोन पे कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, राइट। तो कितने ऑक्सीजन है इसके अंदर? 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ए ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। मैंने आपको ट्रिक्स में ये समझाया था, मैं आपको ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको क्या क्या याद करा दिया था। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसके अलावा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे जो ग्रुप्स हैं, जो वर्ग हैं, वो आपको मैं याद करा चुकी हूँ। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ग्रुप हैं, इनके बाहर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब या तो एक तरीका है कि आप कोई नंबर ढूंढो, परमाणु संख्या ढूंढो, एटॉमिक नंबर ढूंढो, फिर कॉन्फ़िगरेशन करो, वरना एक बहुत आसान तरीका है। देखो क्या, जो ग्रुप 1 होता है उनके बाहर वाले शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। जो ग्रुप 2 होता है उनके बाहर वाले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसके बाद ग्रुप 13 से 18 तक बहुत आसान है करने। कैसे करने हैं? बस आपको 10 माइनस करना है। ग्रुप 13 अगर है, ग्रुप 13 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर वाले शेल में 3, 13 में से 10 माइनस करना है। ग्रुप 14 की बात करूं तो ग्रुप 14 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4। ग्रुप 15 में 5, ग्रुप 16 में 6, ग्रुप 17 में 7 और ग्रुप 18 में 8। तो ये तो हो गए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ग्रुप कैसे याद रहेगा? आपको मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं। पहले वाले को बोलते हैं लीना करे रब से फरियाद, दूसरे में बेटा मांगे कार स्कूटर। तो वो वाली एक बार ट्रिक की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन वाली ट्रिक थी ओसामा से तेरे को पिटवाऊंगा, कुछ इस टाइप से मैंने आपको बताई थी, और वो था 16th नंबर पे। क्योंकि मैंने आपको याद भी ऐसे कराई थी कि पहले नंबर पे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, दूसरे नंबर पे हमने क्या प्रार्थना की? कार स्कूटर की। फिर 13वें नंबर पे, क्योंकि हमने बीच वाले करे ही नहीं थे, 13वें नंबर पे हमको याद आया खाने के लिए चाहिए तो बैंगन आलू। चौथे नंबर पे पढ़ाई के लिए कॉलेज चले गए। ऐसे मैंने याद कराई थी, तो यहाँ से पता लग जाएगा। तो इन्होंने पूछा 16 वालों के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is the atomic mass of oxygen? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास भी याद करना मैंने बताया। आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक। मास याद करने का कोई तरीका नहीं है, बस एक हल्की सा हिंट है कि जो मास होता है, जो आपका द्रव्यमान होता है, वो लगभग डबल होता है परमाणु संख्या के, एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में। जरूरी है हार्ड एंड फास्ट रूल ही हमेशा डबल ही होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, पर मैक्सिमम एलिमेंट्स का डबल होता है। ऐसे ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। आपको समझा रखा है, वो लाइन समझा रखी है ट्रिक में, हल बक नो फन। तो हल HHL 3 हो गए, बक BBC ये 3 हो गए, नो फन NO, तो ये आ रहा है मेरे 8वें नंबर पे। तो ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो 8 का डबल हो गया 16। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है 16, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें डबल मास नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सोडियम, सोडियम का नंबर 11 है, लेकिन जो उसका मास है वो 23 होता है, तो वो डबल नहीं है उसका। तो लेकिन आइडिया मिल जाएगा आपको कि हाँ कितना है। एक बार आप नजर मार लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस एलिमेंट के आपको मास लर्न करने हैं। तो ये था, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Who among the following, ये स्टैटिक का पोर्शन है, Who among the following science fiction or popular science writers wrote 2001 A Space Odyssey and held the position of a professor at the physical research laboratory Ahmedabad? इनमें से किसने
बुक लिखी है ये स्पेस ओडिसी 2001, और साथ में अहमदाबाद में जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है वहां पे वो प्रोफेसर का उन्होंने पद जो है वो धारण किया था। तो इनमें से वो कौन से हैं? इनमें से हैं वो आर्थर सी क्लार्क। तो आर्थर सी जो क्लार्क हैं उन्होंने ही ये बुक लिखी है। तो ये स्टैटिक का पोर्शन है, रटना पड़ेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है तो इतना होपलेस होने की नीड नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे जिन्होंने ये नहीं पढ़ रखा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे। लेकिन क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है तो आपके दिमाग में रहेगा। वो कौन थे? क्लार्क थे। कैसे याद रखोगे? जो प्रोफेसर बन रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो अपने माइंड में क्लियर होंगे कंसेप्ट्स को लेके, तो क्लियर से बना क्लार्क। तो ऐसी पहचान बना लिया करो जब स्टैटिक की बारी आए। लेकिन एक और बात, पहचान आपको सिर्फ अपनी याद रहेगी। अगर कोई भी आपको पहचान बता रहा है तो या तो आप उसको डेली रिवाइज कर रहे हो तब आपको याद रहेगी। अगर आप डेली रिवाइज नहीं कर रहे तो आपकी जो खुद की बनाई हुई पहचान है वो ही आपको आगे तक याद रहेगी। तो ये था आपका आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पेरोक्साइड? सोडियम पेरोक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने सोडियम होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O2। ठीक है, तो सोडियम के कितने एटम्स होंगे? इसमें 2 होंगे। तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला सोडियम पेरोक्साइड का जिसका नॉर्मली आपने कहीं यूज भी नहीं पढ़ा, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने कैसे याद किया या मुझे एकदम से कैसे पता लगा मैं बताती हूँ। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद कराई है और सोडियम है ना Na। फर्स्ट लाइन में था लीना करे रब से फरियाद, है ना, और इसी के ऊपर आता है हाइड्रोजन। तो जो फॉर्मूला हाइड्रोजन का बनता है वही फॉर्मूला इन सब का बनेगा। पानी का फॉर्मूला तो आपको पता है H2O होता है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है H2O2। तो बस आपको क्या करना है, हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगाना है, Na2O2। ये फॉर्मूला बन गया। तो 2 एलिमेंट होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following is not a chemical coagulant used in water treatment? पानी को साफ करने के लिए कौन सी चीज नहीं डाली जा सकती? पहले तो मैं ये बता दूं पानी को साफ करने के लिए क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। फिटकरी डालते हैं, एलम डालते हैं, क्लोरीन गैस पास की जाती है, क्लोरीन डाली जाती है, ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, उसमें क्लोरीन ही होती है क्योंकि। तो ये 2 चीजें हैं जो आप पास करते हो। तो अब देखते हैं क्या चीज अलग आएगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कोई मतलब नहीं है नाइट्रोजन का डालने का, तो आंसर तो आपका यही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही। लेकिन बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो क्लोराइड आ रहा है, डाल सकते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये डाल सकते हो। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी एलम, एलम का मतलब फिटकरी होता है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया, फिटकरी का जो नाम है, केमिकल नेम जो है आपको वो पता लग गया, वो क्या होता है? पोटेशियम, सॉरी एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट जो है वो क्या हो गई? आपकी फिटकरी हो गई। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following is a characteristic of amorphous solids? आपको मैं बता दूं, जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिस्टलाइन, यानी जो क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे। एक होते हैं एमोरफस, जो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। क्रिस्टल वाले कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, गर्म हो जाएंगे। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होगा, एकदम टेम्परेचर आया और एकदम पिघल गए या उबल गए। लेकिन एमोरफस जस्ट उल्टे। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा एमोरफस सॉलिड्स यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक फिक्स चीज होती है, वो तो क्रिस्टल वालों की होती है, छोड़ दो। ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये होता है एमोरफस के साथ। एकदम गर्म नहीं होते, धीरे धीरे गर्म होना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल सॉफ्ट होंगे। तो तापमान की रेंज पर धीरे धीरे मृदुकरण होता है इनका। डेफिनेट, जहां भी डेफिनेट वर्ड आ जाए ना, वो हमेशा आपका किसके लिए यूज होता है? वो क्रिस्टल, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो मेल्टिंग एट आप देख रहे हो, बाकी तीनों जो है वो बिल्कुल डेफिनेट है, यानी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए है। यही है जो आपका अमोरफस सॉलिड्स या अक्रिस्टलीय ठोस के लिए यूज किया जाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लगा ले लीजिए। कैप्सैनिनोइड्स, कार्टिनोइड्स, फिनोलिक्स एंड विटामिन, ये किस में सबसे ज्यादा मिलेंगे? ये मैं आपको 1 लाइनर्स में वीडियो में मैंने कवर कराया है कि आप ये समझो इनमें से इतनी सारी चीजें मिलनी है तो जो सबसे ज्यादा तेज होगा उसी में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा तेज क्या है? चिली, कैरेट, गार्लिक और रेडिश।
इनमें से सबसे ज्यादा तेज कौन सी चीज लगती है हमको? चिली। तो मिर्च के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी, वो भी बहुत सारी, डोमिनेंट सब में मिलेंगी, सबसे ज्यादा किसमें मिलेंगी? चिली में। तो कैप्साइसिनॉइड्स, कैरोटीनॉइड, फिनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो किसमें मिलते हैं? ये मिलते हैं मिर्च में, यानी चिलीज में। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? चलिए वो 1 से लेके 20 तक की लाइन दोबारा पढ़ते हैं। हल HHL, बक BBC, नो फन। सबसे पहला नाइट्रोजन ही होता है, तो ये आ गया आपका 7वें नंबर पे। तो कितना नंबर आ गया उसका? 7। तो ये है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, जो आदर्श गैस होती है, उसका मैं सिर्फ 1 मोल ले लूं तो कितनी वॉल्यूम होगी? ये ना फिक्स कर रखा है, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ाया भी हुआ है कि जब बिल्कुल स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, अगर जितना टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन, 273 केल्विन, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, दाब है, तो उस पर कोई भी गैस अगर वो आदर्श रूप लेती है तो कितनी वॉल्यूम होगी उसकी? तो हम ये मानते हैं कि जो उसकी वॉल्यूम है, जो उसकी आयतन है, वो कितना होता है? 22.4 लीटर, 22.4 लीटर कहा जाता है। तो इसका आंसर कितना होगा? 22.4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, ये क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल वाले हैं, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसमें 1 ग्राम कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन होगी? तो पहली चीज तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कोई डरने की बात नहीं है। आपको ट्रिक्स 1 से लेके 20 तक के नंबर याद करा रखे हैं ना, नंबर याद होंगे तो मास पे आप अपने आप पहुंच जाओगे, क्योंकि मास पे क्वेश्चन है, द्रव्यमान पे क्वेश्चन है। कार्बन का नंबर होता है 6, तो इसका मास हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो इसका मास हो जाएगा 16। ठीक है, अब आप ये देखो 12 ग्राम कार्बन पे कितनी ऑक्सीजन है? 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम कार्बन पे कितनी होगी, यही पूछा है ना उन्होंने। तो 16/12, आपको बस इसको डिवाइड करना है। कितना आएगा? 4 के टेबल से अगर आप काट दोगे तो 4/3 आएगा। अब आपको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.33। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका, 1.33। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात और मैं जो बताना चाह रही हूँ, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड नहीं आते हैं। आपको जो भी चीज निकलेगी वो निकलेगी वही एटॉमिक नंबर से। जैसे एटॉमिक नंबर मैंने बताया कि नंबर पे जाओगे मास अपने आप निकल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया ही चाहिए होता है। चारों वैल्यूज में बहुत फर्क है, 0 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, तो बहुत फर्क है, आपको आइडिया हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स प्योर वाटर कंटेन्स, अगर कहीं से भी लो, सोर्स से कोई मतलब ही नहीं है, स्रोत से कोई मतलब नहीं है, पानी कहां से आ रहा है, ये बताओ शुद्ध पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है? तो आप एक बात सुनो, परसेंटेज निकालनी है, राइट। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। फिर से मास पे जाते हैं। हाइड्रोजन का नंबर भी 1 है, हाइड्रोजन का मास भी 1 ही होता है, हाइड्रोजन का डबल नहीं होता। हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हाइड्रोजन का मास भी 1 ही है। ऑक्सीजन का मास अभी मैंने आपको बताया 16। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है ना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हम हमारे नंबर आते थे तो हम कैसे निकालते थे परसेंटेज? अपने नंबर अपॉन टोटल नंबर इनटू 100। सेम, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो ऑक्सीजन का मास, पहले आप देखो कितनी ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मास तो हो गया 16। टोटल मास, अब इसका टोटल मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16, तो पूरे के पूरे पानी का जो मास हो गया वो 18 ग्राम हो गया। तो आप समझो ऑक्सीजन का मास, परसेंटेज निकालनी है ना ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मास 16 हो गया बटे टोटल, यानी टोटल कितना है? 18 इंटू 100। 2 के टेबल से काटोगे, ये आएगा आपका 88.89%। जब आप इसको डिवाइड करोगे, 9 8 जा 72 चलेगा, तो 88.89% आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा कि जीएस सेक्शन अगर आप फर्स्ट बिल्कुल पहले कर रहे हो तो इसको एक बारी को छोड़ देना,
बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा तो इन क्वेश्चंस पे आप तब आना, लेकिन अगर आप जीएस बिल्कुल लास्ट में कर रहे हो तो भी पहले सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आप क्या करो, आप जो कई सारे क्वेश्चंस आप छोड़ दो, कम से कम 2 क्वेश्चंस आप छोड़ दो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको पता है कि परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का 16 होता है, पानी का पूरा मास आपको याद है 18 ग्राम है, तो तब आप कर सकते हो बहुत जल्दी, लेकिन अदरवाइज आपको निकालना ही पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको अभी 1 मिनट एक बार के लिए स्किप कर दीजिएगा या मार्क और रिव्यू कर देना, मतलब कुछ भी उस पर आप उसको स्किप ही कर देना, बल्कि क्योंकि उसमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है और इस चक्कर में आप और क्वेश्चन छोड़कर आओगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसिडिक रेन क्लीनर्स मेड ऑफ डैश और डैश एसिड। अच्छा ठीक है, जो एसिड ड्रेन क्लीनर्स होते हैं, जो ये कौन से 2 एसिड से बने हुए होते हैं जिनसे आप क्या क्या साफ कर सकते हो? हैवी ड्यूटी, आपने देखा होगा जो कई बार क्या होता है, जो वॉश बेसिन है, सिंक है, उसमें जो वो लगी होता है, ड्रेनर लगा हुआ होता है, नाली जो लगी हुई होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बाल अटक जाते हैं उसके अंदर, या खाना उसके अंदर पाइप के अंदर जम गया, ग्रीस ऑयल तेल ये जम गया, तो उसके लिए जो साफ करने वाले आते हैं ना, वो एसिड होता है। एसिड क्या करता है, उन सबको घोल देता है। तो एसिड कौन कौन से एसिड होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होगा HCl। और यहां से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बताती हूँ, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और नाम होता है म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड। तो कहीं कहीं बार HCl की बजाय म्यूरिएटिक एसिड भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। म्यूरिएटिक एसिड HCl का ही एक और नाम है। इसके अलावा आपको मैं बताऊं, मेलिक एसिड आपने कहां पढ़ा था, किसमें मिलता है? मेलिक एसिड मिलता है आपका एप्पल में। लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है? दूध में। नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एज सच कहीं नहीं मिलेगा। कार्बोनिक एसिड कहाँ मिलेगा? पानी में। कार्बोनिक एसिड बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं घुल जाए, पानी में घुल गई तो कार्बोनिक एसिड बन गई, तो ये है। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलेगा? जब चींटी काटती है, आंट स्टिंग में। और सिट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा? जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनमें आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम? बेरिलियम होता है Be। बेरिलियम का इनमें से कौन सा गुण नहीं है? तो पहले तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया? बेरिलियम है Be, और Be से शुरू था, बेटा मांगे, और बेटा मांगा था दूसरे नंबर पे, तो गेट ये है ग्रुप 2 की बात। बेटा मांगे कार स्कूटर, सारे के सारे मेटल्स हैं, सारे के सारे धातु हैं। तो सबसे पहला है फॉर्म्स आयनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, सारे के सारे आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं। ये मैंने आपको डे 1 पे क्लियर कर दिया था कि जितने भी आपके मेटल्स होंगे, धातु होंगे, सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड, ये बिल्कुल गलत है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकता कोई भी मेटल, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना सकता, सहसंयोजक यौगिक नहीं बना सकता। आप ये समझो, मेटल्स तो हमेशा आयनिक बनाएंगे, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातु होती हैं, वो ही सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो आपके मेटल्स हैं, जो बेरिलियम है, वो ये नहीं बना सकता, और बेरिलियम की जगह यहाँ पे कोई भी मेटल आता, यही ऑप्शन सही रहता। इसके अलावा आप देख सकते हो, लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी के साथ रिएक्शन करता है, ये सब कुछ बेरिलियम शो करता है। लेकिन अगर यहाँ बेरिलियम की जगह कोई भी मेटल आ जाए तो उसका ऑप्शन यही होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बनाता। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हॉट वाटर कैन बी अ पॉल्यूटेंट इफ इट कम्स फ्रॉम, अगर गर्म पानी आ रहा है तो वो कहां से एक पॉल्यूटेंट होगा? मतलब अगर गर्म पानी है तो उसको हम प्रदूषक कब कहेंगे, वो एक पॉल्यूटेंट कब कहा जाएगा? तो देखो, हॉट स्प्रिंग, अगर कोई गर्म झरना है वहां से आ रहा है तो बिल्कुल वो प्रदूषक नहीं होगा, क्योंकि अर्थ के अंदर हॉट स्प्रिंग्स बहुत सारे मिलते हैं। पावर प्लांट, अगर पावर प्लांट से आ रहा है, किसी बिजली संयंत्र से आ रहा है, तो वहां पे जो वो है वो एक बहुत ज्यादा प्रदूषक होगा। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। किसी इंडस्ट्री से या पावर प्लांट से जब गर्म पानी आता है, और जब वो गर्म पानी पानी के अंदर जो आपका समुद्र है या उसके अंदर जाता है, तो पूरे के पूरे समुद्र का उस हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, वहां पे जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी, जो आपके वहां पे बैक्टीरिया हैं जरूरी के वो मर जाएंगे, जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, तो वो प्रदूषक का काम करता है। तो इसमें पावर प्लांट और इंडस्ट्री से आने वाला पानी क्या होगा? गर्म, प्रदूषक होगा। तो बी और सी,
तो इसका आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये थे आपके सीजीएल के 2021 के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं जो सीजीएल 2020 में आए हैं। एक बात आप वापस से नोट कर रहे होंगे कि जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने मैक्सिमम क्लासेस में कवर किए हैं, चाहे वो वन लाइनर्स की फॉर्म में हो, पीडीएफ हमने आपको स्टैटिक की प्रोवाइड करा रखी है। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो से देखा है तो उनका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। अगर आपसे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नहीं हो रहे, दैट मीन्स यू नीड रिविजन, तो आप बिल्कुल एक बार पीडीएफ उनकी गो थ्रू कर लीजिए। और जितने एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो वो उन लोगों को भी ये क्वेश्चंस पे कमांड बनानी जरूरी है, तो आपको मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं सीजीएल 2020 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन विच हॉट less dense materials rise upward and are replaced by colder more dense materials? वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो गर्म चीज होती है ऊपर उड़ जाती है और ठंडी चीज उसकी जगह ले लेती है? जैसे नॉर्मली हवा होती है, हवा क्या करती है, जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उड़ जाएगी और नीचे का जो पोर्शन है जो खाली हो गया उसमें ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन है यानी संवहन है जिसमें ऐसा होता है। बाकी भी आप समझ लो। कंडक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन में ऐसा होगा कि अगर मैं एक पार्टिकल हूं, मैं एक कण हूं और ये एक कण है, अगर मैं गर्म हुई तो मैं इसके पास जाऊंगी, इसको गर्म कर दूंगी, मतलब इसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दूंगी और ये भी गर्म हो जाएगा। तो कंडक्शन में क्या होता है, प्रवाहकत्व में क्या होता है कि खुद पार्टिकल जाके सामने वाले को एनर्जी ट्रांसफर करता है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, विकिरण का मतलब क्या होता है कि मतलब ही नहीं है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट जो सूरज की रोशनी होती है वो वैक्यूम से अपने आप आ रही है। वैक्यूम में तो कोई मीडियम भी नहीं है, कोई माध्यम भी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती। रेडिएशन का मतलब है जब कोई चीज अपने आप फैल जाए बिना किसी माध्यम के। कंडेंसेशन आपको पता है, वाष्पीकरण, जब आप वेपर को ठंडा कर दो, किसी भी वाष्प को ठंडा कर दो, उसे लिक्विड में बदल दो, तो उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन यानी संवहन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following is the application of sciences such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation? इनमें से कौन सी साइंस है जो आप इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो चाहे वो कुछ भी हो? तो इनमें से जो वो साइंस है वो है फोरेंसिक साइंस। ये तो आप सबको पता होगा। फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जहां पे हम साइंस का यूज करते हैं ताकि प्रॉपर हर चीज बताई जा सके। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो दो इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, पूरा स्ट्रक्चर किसी भी चीज का। तो स्ट्रक्चर पढ़ने में तो मतलब आप समझो कि इस चीज की जरूरत नहीं होगी, जो टेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं होगी। और साथ में साइकोलॉजी, साइकोलॉजी होता है जो अब आपकी ब्रेन के जो थॉट्स हैं, तो हम उस चीज पे पढ़ते हैं कि सामने वाले की साइकोलॉजी क्या है, सामने वाला किस पर्पज से सोच रहा है, इंटेंशंस क्या है, तो वो साइकोलॉजी में आती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोरेंसिक साइंस। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following is not used to make toothpaste? टूथपेस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता? तो टूथपेस्ट बनाने के लिए आपको बता दूं उसके अंदर सब कुछ डलता है, फ्लोरीन, सिलिका, सब कुछ डलता है, लेकिन क्या चीज नहीं डलती, गैलिना। आपने सुना भी होगा ना कि बीच में वो मैगी के ऊपर जो केस वगैरह हो गया था क्योंकि उसमें लेड पाई जा रही थी। लेड हमें हर तरीके से नुकसान देता है और लेड जिस ओर से मिलता है, जिस जो आपका अस्क होता है उसका, अयस्क जो होता है उसको बोलते हैं, ओर को बोलते हैं गैलिना। ये लेड का आपका ओर है, गैलिना जो होता है वो लेड का ओर है, लेड का अयस्क होता है। तो लेड ये नहीं मिलेगा डेफिनेटली। सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड सब कुछ मिलेगा, लेड नहीं मिलना चाहिए, लेड नुकसान देता है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलोजेंस हैव डैश इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अगर आपने ट्रिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको नाम याद कराए थे कुछ के। ग्रुप 1 इनका नाम था एल्कली मेटल्स, क्योंकि ये धातु सारे के सारे क्षारीय प्रभाव के होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। फिर ग्रुप 2 इनका नाम था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब होंगे तो ये भी क्षारीय है, लेकिन ये कहां से मिलेंगे, पृथ्वी से मिलेंगे। फिर सीधा मैंने आपको कराया था 13 से लेकर 18 तक, और 13 से लेकर 18 तक नाम याद कराए थे 3 के। एक तो 16 ग्रुप का, इनका नाम था चेल्कोजेंस। ग्रुप 17 इनका नाम था हेलोजेंस, जो आ रहे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि
जिसका ग्रुप जितना होता है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होते हैं। अगर 17 है, ग्रुप 1 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 में 2 ही होंगे, और 13 से 18 तक 10 माइनस करते हैं, तो 17वें ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। साथ ही साथ एक नाम और मिस हो गया है, ग्रुप 18। ये होती है इनर्ट गैस, या जिसको आप नोबल गैसेस भी बोल सकते हो। ये रिएक्शन नहीं करती, निष्क्रिय गैसेस होती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेटल्स यूज्ड इन एलईडी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। एलईडी जो हम यूज बनाते हैं उसमें हम क्या चीज यूज करते हैं? तो मैंने आपको बताया था, ये मैंने फिजिक्स की क्लासेस में भी आपको प्रीवियस ईयर में बताया हुआ है कि एलईडी या फिर जब भी आपकी कुछ लाइट वाली चीजें आती हैं, आप इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर यूज करते हो, अर्धचालक यूज करते हो। और जब भी आप कोई अप्लायंस बनाते हो, लाइट बना दी, एलईडी, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सब में आप किसी ना किसी चीज की मिलावट करते हो। और नॉर्मली वो जो मिलावट की जाती है अप्लायंस बनाने के लिए गैलियम की जाती है। आप फिजिक्स के प्रीवियस ईयर की अगर आपने वीडियो देखी होगी, डेफिनेटली आपको याद होगा। तो जो हम मिलाते हैं वो हम गैलियम का कोई भी प्रोडक्ट मिला सकते हो। तो आप देखो, इन्होंने बोला उसमें क्वेश्चन था फिजिक्स में कि कौन सा नहीं मिला सकते। तो 4 ऑप्शन में से 3 में गैलियम आ रहा था, 1 में गैलियम नहीं आ रहा था, वो था जर्मेनियम। तो उसमें जर्मेनियम आंसर था, क्योंकि ये पूछा था क्या नहीं मिला सकते, इसमें पूछा है क्या मिला सकते हैं। कॉपर, जिंक, आयरन, गैलियम। तो इसका आंसर क्या होगा? गैलियम इसका सही आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12, ये ग्रुप 1 2 थे, ये 13 से 18 तक थे, ये थे आपके ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। इनको क्या बोला जाता है? आर कॉल्ड डैश एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक तो इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांजिशन करते हैं ये, इलेक्ट्रॉन इनके घूमते रहते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा और क्या बोला जाता है? इनको डी ब्लॉक बोला जाता है। जैसे इसको एस ब्लॉक बोला जाता है, इसको पी ब्लॉक बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ब्लॉक होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसको ठीक भी कर लीजिए, डी है यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑफ द नॉन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल ओनली डैश आर गैसेस। जितने नॉन मेटल्स होते हैं, जितने भी, या आप समझ लो जितने भी आपको तत्व पता है पीरियोडिक टेबल में आते हैं, आवर्त सारणी में आते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो गैस है? तो गैस केवल कितनी है? 11। आप समझो 11 रुपए का शगुन होता है ना सबसे छोटा, तो 11 रुपए, तो 11 ही है आपकी गैसेस। तो कितनी गैसेस हैं टोटल? 11 गैसेस हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन द पीरियोडिक टेबल द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस, हेलोजेंस अभी बताया ग्रुप 17 में आते हैं, ये रहा ग्रुप 17। इसके बाद होता है ग्रुप 18, इसके बाद जाओगे तो वापस से पीरियोडिक टेबल शुरू हो जाएगी, यहाँ पे है ग्रुप 1। इन्होंने बोला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है नॉन मैटर्स बेसिकली, क्योंकि नॉन मैटर्स अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ऋणात्मक आवेश धारण कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हेलोजन और अत्यधिक वैद्युत धनात्मक क्षार, ये हो गए ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। भाई ये हो गए मेटल्स, ये हो गए नॉन मेटल्स। वो बोल रहे हैं इनको किसने सेपरेट कर रखा है, इनको अलग अलग किसने कर रखा है? तो जैसे मैं बोल रही हूँ हम ऐसे जाते हैं, तो जब आप ऐसे जाओगे ये आ गए नॉन मेटल्स, उसके बाद आ गई नोबल गैसेस, उसके बाद वापस आ गया ये। तो इनको सेपरेट किसने कर रखा है? नोबल गैसेस ने सेपरेट कर रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? नोबल गैसेस यानी उत्कृष्ट गैस। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोपाज इज अ डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। जो टोपाज है, टोपाज क्या होता है? पुखराज बोलते हैं। ये जैसे जो आपके वो आते हैं ना पन्ना, मतलब जो पत्थर आते हैं, जो जेम स्टोन्स जिनको बोलते हैं, जिनमें जो हम मोतियों में भी, वो अंगूठी में बनाने में यूज करते हैं, तो टोपाज ग्रीन कलर का होता है, बहुत सुंदर होता है। तो वो क्या चीज है? तो आपको मैं पहले एक चीज बता दूं, सीमेंट या जो भी पत्थर वगैरह होंगे उनके अंदर एक चीज मिलेगी, वो है सिलिका। आपको पता है सिलिका ही वो चीज है जिससे हाथ कट जाते हैं। सीमेंट में अगर छोटेपन में आप खेले होंगे
तो आपने नोटिस किया होगा सीमेंट वगैरह से अगर खेल रहे हैं तो उसके बाद जब घर मतलब आप आओगे तो कुछ टाइम बाद जलन महसूस होने लगती थी, क्योंकि हाथ कट जाते हैं सिलिका की वजह से। तो टोपाज जो है वो फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का क्या है, सिलिकेट है। सिलिका के साथ कंबाइन होता है फ्लोरीन और एल्यूमिनियम, तब जाके बनता है टोपाज। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस होती कौन सी है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। ग्लोबल वार्मिंग में क्या, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि जो आपका अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पृथ्वी है उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि गैसेस, कुछ गैसेस हैं जिनकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, तो उन गैस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस हैं। सबसे बड़ा चीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर मीथेन ले लो, CH4 ले लो, पानी की भाप ले लो H2O, नाइट्रस ऑक्साइड ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सारी गैसेस लगभग लगभग होती हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस जो नोबल गैसेस हैं उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो रिएक्शन ही नहीं करती। तो हीलियम जो हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O, और यही होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। ठीक है, तो ये ओजोन है वो भी टेम्परेचर बढ़ाती है, तापमान बढ़ाती है, बट इतने ज्यादा लेवल का नहीं। मेन जो दो गैस हैं वो ये हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो ये वाली गैसेस हैं। तो आपका कौन सा इनमें से नहीं है? हीलियम बिल्कुल नहीं है। हीलियम से कोई तापमान नहीं बढ़ता, हीलियम आपकी एक इनर्ट गैस है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सॉल्ट्स आर मोस्ट सॉल्युबल। इनमें से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? कौन सा सॉल्ट है जो सबसे ज्यादा घुल जाता है? जो हम खाते हैं नमक। क्या फॉर्मूला होता है नमक का? NaCl। तो किसके तत्व का सॉल्ट है? ये सोडियम का सॉल्ट है ना। अब 4 ऑप्शन है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। आपने पढ़ भी नमक एक रखा है सोडियम का, NaCl जो आप खाते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, यानी Na सबसे जल्दी घुल जाता है। सोडियम के और भी अगर सॉल्ट देखोगे ना, सोडियम के सारे सॉल्ट, लगभग सारे सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Almost 98% of Earth's crust is made up of 8 elements. भूपर्पटी का लगभग 98%, 98% भाग 8 तत्वों से बना है। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जिसपे आप खड़े हो ना, अगर वो बिल्कुल जमीन पे खड़े हो, पृथ्वी पर खड़े हो, वो क्रस्ट है। तो वो ये बोला जाता है कि 8 एलिमेंट्स, 8 तत्वों से मिलकर बना है। तो इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? सिलिकॉन, ये तो रेत वेत है, बिल्कुल मिलेगा। कार्बन नहीं मिलेगा। पृथ्वी के इस पे जो क्रस्ट है उस पे कार्बन नहीं मिलेगा। कार्बन हर चीज में है, हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, इसके अलावा आप, मैं अगर ये पेन पकड़ रखा है, प्लास्टिक है, सब चीज में कार्बन मिलेगा, पर पृथ्वी के ऊपर नहीं मिलेगा। ये हमने खुद बनाए हैं, या ये समझ लो पृथ्वी के क्रस्ट पे तो नहीं मिलेगा, अर्थ के क्रस्ट पे नहीं मिलेगा। तो कार्बन नहीं मिलेगा। इसके अलावा सिलिकॉन मिलता है बहुत ज्यादा, ऑक्सीजन भी मिलता है। अब आप कहोगे ऑक्सीजन कैसे मिलता है? क्रस्ट पे, जहां पे खड़े हो वहां पे। जो आपके पत्थर होते हैं, आपने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा होगा, ओर वाला चैप्टर, जिसमें आपने ये देखा मेटल को कैसे निकाला जाता है पत्थरों से। तो मेटल जो होते हैं, धातु जो होते हैं, कैसे मिलते हैं? बड़ी बड़ी चट्टानों में मिलते हैं ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। तो ऑक्सीजन मिलेगा, कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है आपका आंसर, इसका कार्बन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अगर किसी भी पदार्थ की मात्रा को नापना है तो उसकी SI इकाई क्या होती है? ये पहले लेक्चर में, फिजिक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था। देखो बाकी सब देख लो। मीटर किसको नापता है? लेंथ को, लंबाई को। ये नहीं होगा। केल्विन नापता है टेम्परेचर को, तापमान को। मोल इसका करेक्ट आंसर है। अगर किसी भी चीज की, पदार्थ की मात्रा को नापना है, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट को नापना है, तो आप मोल में नापते हो, तो उसका आंसर मोल है। कैंडेला किसको नापता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी प्रकाश की कितनी तीव्रता है, कितनी इंटेंसिटी है लाइट की, उसको कौन नापता है? कैंडेला। कैंडेला में हम नापते हैं। तो इसका आंसर हो गया मोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन। हाइड्रोजन के साथ क्या चीज जुड़ेगी कि पानी बन जाए?
वो ऑक्सीजन ही जोड़ोगे ना, पानी का फॉर्मूला H2O होता है, तो क्या आंसर है इसका? ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, When we cut an onion, the vegetable emits an odor and our eyes tear up. जब हम प्याज काटते हैं तो एक गंध निकलती है जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इनमें से कौन सी चीज, कौन सा यौगिक है जो इसकी वजह बनता है, यानी कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की हल्की सी बहुत वीक फ्यूम्स निकलती हैं, बहुत वीक गैस निकलती है जिसकी वजह से आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी सब एसिड की बात करूं तो एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा? विनेगर। ये आपको मिलेगा विनेगर यानी सिरके के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका ये एक एसिड है, बहुत वीक एसिड है, खाने में आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ये इसका प्रॉपर एज सच कुछ नहीं करना है कि एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ मिलेगा। इसके अलावा मैं बात, ये जो है विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा सिट्रिक एसिड की बात करूं तो नींबू हो गए, संतरा हो गया, उसमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following acids is used in the purification of gold and silver? गोल्ड, सोने और चांदी का अगर शुद्धिकरण करना है तो कौन सा एसिड यूज होता है? नॉर्मली हम ऐसा एसिड यूज करते हैं जो गोल्ड और सिल्वर से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, और वो एसिड होता है नाइट्रिक एसिड। और आपको मैं बाकी सबके बारे में भी बताती हूँ। ये 4 एसिड में से 3 इतने वीक एसिड्स हैं, इतने दुर्बल एसिड हैं, इतने दुर्बल अम्ल है कि आप खा सकते हो। ये एसिटिक एसिड विनेगर में, सिरके में आप इस्तेमाल करते हो। फॉर्मिक एसिड आप इस्तेमाल करते हो, फॉर्मिक एसिड वो जब चींटी काट लेती है तो हमारी बॉडी में आता है। मैलिक एसिड एप्पल के अंदर होता है। तो इनसे क्या ही तो साफ करोगे गोल्ड और सिल्वर। स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हो, किसका? नाइट्रिक एसिड। इसकी जगह सल्फ्यूरिक एसिड आता, आप उसका उस पर मार्क लगा देते अगर इसकी जगह आता। अगर इसकी जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता तो आप उस पर मार्क लगा देते, क्योंकि 3 एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये तीनों का इस्तेमाल हम करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following minerals produces green color in fireworks? ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ और इसकी ट्रिक भी बताई थी, गरबा। ठीक है, गरबा का मतलब गर यानी ग्रीन, बा का मतलब बेरियम। तो जब कोई भी पटाखे वगैरह जलते हैं तो या फायरवर्क्स होते हैं तो 2 कलर आपको याद रखने हैं, एक तो ग्रीन और एक क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड बिल्कुल भड़कीला वाला लाल होता है, जिसको मैंने याद कराया था क्राइस्ट। क्राई से बनोगे क्रिम्सन रेड, और एसटी से याद रखोगे स्ट्रोंशियम। तो अगर कहीं पर कुछ फायरवर्क्स हैं तो लाल रंग किसकी वजह से आता है? स्ट्रोंशियम की वजह से। और ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? बेरियम की वजह से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, what is the boiling point at standard atmospheric pressure at sea level and 45 degree latitude of water on the Celsius scale? यानी समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब पर तथा सेल्सियस पैमाने पर जल के 45 डिग्री अक्षांश पर क्वथनांक क्या होगा? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी आपको थ्योरी दे रखी है। आपसे सीधा सीधा क्या पूछ रखा है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रखा है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस ना। तो इतना कुछ पढ़ के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 100 डिग्री इसका आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन रेफरेंस टू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी अगर आपको याद हो मैंने आपको बता रखा है, एटॉमिसिटी का मतलब है कितने एटम होते हैं एक साथ, कितने परमाणु होते हैं। तो परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन बताओ कैसी होती है? आर्गन होती है एक नोबल गैस, एक निष्क्रिय गैस है। तो जब निष्क्रिय है वो जुड़ती ही नहीं है, अकेली रहती है। तो कितना है ये है मोनो एटॉमिक, यानी एक परमाणविक है, ये मोनो एटॉमिक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following liquids has the highest pH? इनमें से किसका pH सबसे ज्यादा होगा? pH क्या था? pH एक ऐसा नंबर था जिससे आप बता सकते हो कोई भी चीज एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। कैसे बता सकते हो मैं ये भी बता देती हूँ। pH में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं। बीच में आता है 7, ये होता है न्यूट्रल यानी उदासीन। 7 से कम जाओगे तो एसिड होता जाएगा, जितना कम pH उतना ज्यादा एसिड। तो यहाँ पे एसिड होगा सबसे ज्यादा एसिडिक यानी अम्ल।
जितना आगे जाओगे ये हो जाएगा बेसिक यानी क्षारीय। तो आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा पीएच, यानी आपको बताना है कौन सा है, क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, ह्यूमन ब्लड। देखो ऑरेंज जूस और लेमन जूस तो यहां से मैंने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए, इनमें होता है सिट्रिक एसिड, खत्म। ह्यूमन ब्लड का पीएच लर्न करा रखा है, 7 से 7.8 तक इसका पीएच होता है, तो मतलब बेसिक में हम जा रहे हैं, तो इन तीनों में तो यही आंसर है। लेकिन अब आपका आ गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत आप ये समझो, जो आप इनो वगैरह जो हम एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम लेते हैं, उनमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलता है। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बेस है, मतलब ब्लड की बात करूं तो वो तो न्यूट्रल नेचर में है, न्यूट्रल से हल्का सा ज्यादा है, तो बेसिक नहीं है। लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रॉपर एक बेस है, एक क्षार है, तो इसका आंसर क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। देखो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें दो ही चीजें हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रोज यानी क्षैतिज पंक्तियां, लेटी हुई पंक्तियां, इनको बोलते हैं पीरियड यानी आवृत। दूसरा है खड़े हुई लंबवत जो रेखाएं हैं, सीधी वर्टिकल कॉलम जो है, इनको बोलते हैं ग्रुप या फिर वर्ग या फिर समूह। तो यही दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पीरियोडिक टेबल से। तो आप क्या बोलोगे, जो आपकी क्षैतिज रेखा है उनको क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखाओं को कहा जाता है ग्रुप्स यानी सॉरी पीरियड्स यानी आवृत। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डैश इज अ प्रोसेस इन विच इम्प्योर वाटर इज बॉइल्ड। वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आप अशुद्ध पानी को उबालते हो। स्टीम इज कलेक्टेड, उसके बाद उबालने के बाद वो भाप में बदल गया, भाप को इकट्ठा कर लोगे। कंडेंस्ड इन अ सेपरेट कंटेनर, उसके बाद उसको जो भाप को इकट्ठी करी उसको ठंडा करके वापस पानी में बदलोगे। इससे क्या होगा, जितनी भी चीजें हैं जो गंदगी होगी वो वापस रह जाएगी। जब आपने पानी को उबाला सिर्फ पानी उड़ेगा, गंदगी नीचे रह जाएगी। इस प्रोसेस को क्या, देखो दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। अगर इसमें होता कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें आपने किसी भी चीज को उबाला, उबालते ही क्या हो गया, गंदगी उड़ गई, या मतलब कोई चीज उड़ गई, नीचे दूसरी चीज रह गई। जैसे नमक और पानी, आपने उसको उबाल दिया तो नमक पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह गया, इसको तो बोलते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण। एक चीज उड़ गई, एक चीज रह गई। लेकिन अगर आप जो चीज आपने उड़ाई है उसको भी इकट्ठा कर लो ठंडा करके वापस, उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। ये मैंने आपको करा रखी है, सारी प्रोसेसेस करा रखी है क्लासेस में। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन यानी आसवन। इसमें क्या करते हैं, दो चीजें हैं आपकी मिक्स हो रखी है। मान लो आपका मिक्स हो रखा है अल्कोहल और पानी, गर्म करोगे, मान लो पहले अल्कोहल उड़ गया, तो अल्कोहल उड़ेगा, उसके वेपर आप ठंडे करोगे, अल्कोहल अलग और नीचे पानी अलग रह गया। तो इस तरीके से आप अलग करते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन यानी आसवन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी सब भी बता देती हूँ। फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन, छानने को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे छानते हैं चाय पत्ती अलग निकालते हैं और चाय अलग करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को रख के छोड़ दो कि जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और साफ चीजें या कुछ भी मतलब अलग अलग लेयर, अलग अलग सतह बन जाएगी, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन का मतलब होता है एक चीज से दूसरी चीज में उड़ेलना, कोई लिक्विड एक चीज से दूसरी चीज में डालने को डिकेंटेशन बोलते हैं या निस्तारण बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, बहुत बहुत आसान है। मैग्नीशियम का केमिकल सिंबल क्या होता है, Mg। तो इसका आंसर क्या होगा, Mg। इनमें से बाकियों में से बस एक आपको सिंबल याद करना है, वो है Mn का। Mn होता है मैंगनीज का। मैंगनीज और मैग्नीशियम दो अलग अलग चीजें हैं। मैंगनीज का Mn होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। याद करना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। मैं आज आपको दो फॉर्मूले याद करा रही हूं, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है के, देखो पोटेशियम का के आ गया, मैंगनेट का Mn आ गया, KMnO4। और दूसरा मैं आपको याद करा देती हूँ आज, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो फॉर्मूले बस आपको याद करना है, K2CR2O7।
पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है, तो पोटेशियम भी इसको कंपटीशन देता है, तो K2Cr2O7। तो पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला K2Cr2O7। ये दोनों आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो मैं ये भी बता देती हूँ। ये दोनों अगर आपको कहीं पे ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है, बिल्कुल ताजी बनी हुई ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है, आप दोनों यूज कर सकते हो। दोनों से ऑक्सीजन निकलती है भारी मात्रा में, बहुत सारे अमाउंट में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। लेकिन चलो अब हम बात करते हैं, इन्होंने पूछा पोटेशियम परमैंगनेट में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 4 होते हैं, आप देख सकते हो। तो इसका आंसर कितना हो गया 4। तो इतने सारे फॉर्मूले लर्न नहीं करने, जब आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपके पास इंपॉर्टेंट आपको कंपाउंड पता लगते जाएंगे। जब आप एक कंपाउंड कर रहे हो तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तैयार हो गए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। The lowest temperature at which a substance catches fire is called, ये फ्यूल करके मैंने चैप्टर में आपको बताया कि आप किसी भी चीज को जला रहे हो, तो जब आप आग लगाते हो तो कुछ सेकंड के लिए खड़ा होना पड़ता है ना। मतलब जैसे अगर आप पटाखे छुटा रहे हो तो क्या होता है कि हम जो कोई भी अगर फूलझड़ी है तो आप उस पर आग लगा के रखते हो, कुछ देर बाद वो जलना शुरू होती है। उसे छोड़ दो, कोई और फ्यूल ले लो, कि जब भी आप कोई फ्यूल को जला रहे हो किस टेम्परेचर पे, कितनी देर तक आप आग दे रहे हो उसको कि वो उसमें आग लग जाए, उस टेम्परेचर को, सबसे कम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, यानी प्रज्वलन तापमान। तो इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी फ्यूल जलना शुरू करेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से थे, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 1 वाले थे एल्कली मेटल, ग्रुप 2 थे एल्कलाइन अर्थ मेटल जिनको हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप 1 को क्षारीय धातु बोलते हैं, ग्रुप 2 को क्षारीय मृदा धातु। और ग्रुप 2 कौन सा था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, ये थे। तो कोबाल्ट नहीं है, प्लैटिनम नहीं है, मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम आप देख भी सकते हो, ये रहा, तो मैग्नीशियम इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ अ नेचुरल एडमिक्सचर मिनरल ऑफ जिंक कार्बोनेट एंड हाइड्रस जिंक सिलिकेट, वो ये बोल रहे हैं, ये प्रॉपर रटने वाला है कि, और जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको छोड़कर ही आते हैं, तो इसमें इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, अभी आप लोगों को लर्न हो जाएगा। अगर नेचुरली जो मिलता है हमें किस किस का मिक्सचर, जिंक कार्बोनेट और जिंक सिलिकेट, हाइड्रस वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलामाइन। आपने देखा भी होगा कैलामाइन लोशन आते हैं, जो क्रीम वगैरह आती है कैलामाइन की, वो यही होती है, स्किन के लिए अच्छी होती है। तो उसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट और हाइड्रस जिंक सिलिकेट। तो ये चीजें मिलेंगी, किसमें मिलेंगी आपको, कैलामाइन में मिलेंगी। प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, स्टैटिक का पोर्शन है, फटाफट से लर्न कर लीजिए। Which of the following is the other name of मार्श गैस, मार्श गैस का एक और नाम बताओ। मार्श गैस का एक और नाम होता है मीथेन। आप ये देखो, मीथेन आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, शॉर्ट में अगर मैं बता दूं, मीथेन आप यूज करते हो सीएनजी में, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट सीएनजी में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में गैस होती है मीथेन। मीथेन आप फ्यूल में यूज करते हो, फॉर्मूला होता है CH4, बहुत सारे फ्यूल्स में आप यूज करते हो। मीथेन को ही हम क्या बोलते हैं, मार्श गैस। तो मार्श गैस बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, मीथेन एम से शुरू है और मार्श गैस भी एम से शुरू है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर दूंगी इसके अंदर, आपको ये भी बता दूं, ब्यूटेन जो है ये कहाँ इस्तेमाल करते हो, ब्यूटेन आप यूज करते हो एलपीजी, जो घरों में सिलेंडर यूज होता है उसके अंदर एलपीजी में जो गैस होती है वो ब्यूटेन होती है। मैंने कैसे याद कर रखा है मैं आपको बताती हूँ। दो ही चीजें हैं जो फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं, मतलब प्रोपेन, इथेन, ये सब भी मिला हुआ होता है, लेकिन मेन गैस 2 ही है, एक तो मीथेन और एक ब्यूटेन। मिथ में 1 कार्बन है, ब्यूट में 4 कार्बन है। क्या चीज ज्यादा यूज करते हो, किचन को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खाना ज्यादा बनता है, तो जहां ज्यादा यूज है वहां 4 कार्बन एटम, यानी एलपीजी में ब्यूटेन और नेचुरल गैस में मीथेन। ऐसे आप याद कर सकते हो। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Who among the following developed the पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो है वो किन्होंने बनाई थी, तो पोलियो वैक्सीन जो बनाई थी वो बनाई थी जोनस सॉर्क ने। तो जो ये स्टैटिक का पोर्शन है, तो पोलियो की जो आपकी वैक्सीन बनी थी, टीका जो बना था वो बनाया था जोनस सॉर्क ने। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पीरियोडिक लॉ एज वी नो इट टुडे ऑफ इट्स डेवलपमेंट टू, देखो क्वेश्चन क्या है,
अगर क्वेश्चन आता कि पीरियोडिक टेबल, जो नई वाली पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, किसने बनाई, तो आंसर होता मूजले। मूजले ने बनाई थी। सबसे जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं वो मूजले ने बनाई थी बोहर की मदद से। इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा जो आज हम पढ़ रहे हैं उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो मैंने आपको ये फिजिक्स की क्लास में भी बता दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो हम आज पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेंडलीव आए थे और उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। हमने उसी बेसिस पे अपनी नई पीरियोडिक टेबल बनाई है। हालांकि मेंडलीव की बिल्कुल गलत थी। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाई थी और हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई है, लेकिन उनकी पीरियोडिक टेबल से ही हमको पता लगा था कि करेक्ट चीज ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिमित्री मेंडलीव इसका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which phenomena deals with the scattering of light by molecules of a medium when they are excited to vibrational energy levels? ये मैं फिजिक्स में भी बता चुकी हूँ, केमिस्ट्री की क्लासेस में भी बता चुकी हूँ वन लाइनर्स में, कि जब भी इलेक्ट्रॉन को आप गर्म करोगे वो एक्साइट हो जाएगा, वो बाहर वाले शेल में चला जाएगा, वापस आएगा। ऑब्वियसली बात है, ये एक तरीके से वो चीज हो गई कि मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। मान लो ये परमाणु है, कोई एटम है, ये शेल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अभी जैसे ही आप गर्म करोगे, गर्म करने का मतलब है समझ लो आपने इसको पैसे दे दिए, तो पैसे मिलते ही क्या करेगा, घूमने चला जाएगा, चला गया ये बाहर वाले शेल में घूमने। लेकिन जब पैसे खत्म होंगे तो वापस आएगा ना। तो अब क्या होगा, जब ये आपने इसको बाहर पहुंचा दिया, कुछ टाइम के बाद अब ये वापस आएगा, और जब वापस आएगा तब तक पैसे खर्च हो चुके होंगे, ये एनर्जी अपनी लूज कर चुका होगा जितनी आपने इसको एनर्जी दी है। तो जो एनर्जी लूज करेगा उस एनर्जी जो दिखती है वो दिखती है चमक के रूप में। जैसे एनर्जी निकालेगा अपने अंदर से चमकने लगेगा। तो जब चमकता है यानी ये, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। वो बोल रहे हैं ये सबसे पहले चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ये दिया किसने था, ये पूरा फिनोमेना दिया था सीवी रमन। उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की थी। उन्होंने बताया था कि जब ऐसा होता है तो आपकी जो एनर्जी लूज होती है वो थोड़े चमक यानी ग्लो की फॉर्म में बाहर निकलती है। इनफैक्ट उन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, यानी उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, आसपास मैग्नेट रख दी। तो उनको एक चीज और दिखाई दी कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा था, ये एनर्जी बाहर निकाल रहा था, अपनी एनर्जी लूज कर रहा था। एनर्जी लूज कर रहा था तो चमक रहा था। मान लो किसी भी कलर में चमका, ये इसकी लाइन बन गई, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, वर्णक्रमीय रेखा। जैसे ही आप मैग्नेट आसपास रख दोगे ये बट जाएगी। कैसे बट जाएगी, ये बिल्कुल पतली पतली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको दिख पा रही है, बिल्कुल पतली पतली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं रामन इफेक्ट। तो ये फिनोमिना किसने दिया था, ये रामन, ये जो स्प्लिट हुई इसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। लेकिन ये फिनोमिना किसने दिया था, ये दिया था रामन ने। तो इसका आंसर क्या होगा, रामन इफेक्ट। तो इन्होंने यही बोला है कि माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है, यानी एक एनर्जी लेवल में है, इसको उत्तेजित कर दिया, एक्साइटेड कर दिया, एनर्जी दे दी, तो इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये किसने बताया था, रामन ने। रामन ने ये बताया था कि जब आप गर्म करोगे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। जीमन ने ये बताया कि जब वो वापस आएगा उस पर आप मैग्नेट लगा दोगे वो टूट जाएगा, ये बताया था जीमन ने। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको फिजिक्स की क्लास में कवर कर चुकी हूँ। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि ये बात किसने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन को गर्म करोगे तो वो बाहर चला जाएगा, एनर्जी दे दोगे तो वो बाहर शेल में चला जाएगा, वो बताया था सीवी रमन ने। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, which of the following gases is naturally formed via the anaerobic decay of phosphorus containing organic matter? अगर फॉस्फोरस है किसी चीज में, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है, अगर डेथ हो जाती है, बॉडी सड़ने लगती है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिले, तो फॉस्फोरस से कौन सी गैस बनती है, फॉस्फोरस से जो गैस बनती है वो बनती है फॉस्फीन। बहुत गंदी स्मेल होती है, तो फॉस्फीन इज द गैस। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये फोस्जीन क्या है, फोस्जीन भी आपने सुना हुआ होगा, मैंने डेफिनेटली आपको पढ़ाया है। फोस्जीन वो गैस है जो क्लोरोफॉर्म से बनती है। क्लोरोफॉर्म बहुत पॉइजनस होती है। अगर क्लोरोफॉर्म को खुले में छोड़ोगे वो रिएक्शन कर लेगी, एक बहुत पॉइजनस गैस बनाएगी जिसको बोलते हैं फोस्जीन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फोस्जीन क्लोरोफॉर्म वाली गैस है, फोस्फीन फॉस्फोरस वाली गैस है। लर्न करने के लिए बेसिक कंसेप्ट में बता चुकी हूँ, लेकिन लर्न कैसे करोगे, फॉस्फोरस में देखो फ आ रहा है ना 2 बार, फॉस्फीन में भी फ 2 बार आ रहा है,
तो फॉस्फोरस से कौन सी गैस बनती है? फॉस्फीन गैस बनती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉस्फीन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ये थे एसएससी सीजीएल के 2020 और 2021 के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि जिनके क्वेश्चंस मैक्सिमम जिनको आंसर पता होंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप हुआ होगा। लेकिन मैं बात करूंगी उनसे जिनको इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस नहीं पता थे। तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में आया कि ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और इस टॉपिक से हमारा ये टॉपिक वीक है, तो सबसे पहले तो आपको उस टॉपिक की क्लास देखनी है, प्लस इनका रिवीजन बार बार करते रहो। आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। बार बार वीडियो तो सुनना आई डोंट थिंक पॉसिबल हो पाएगा। नोट्स जो भी बनाओ, वन लाइनर्स बनाओ, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपको पता है कि हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करते रहें फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि ये पता लगे कि आपने कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं की है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड डे।